Namaste, all of you. Hello, all of you. Welcome. Hi, Pooja ji. कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड नंबर 20 शुरू करने जा रहे हैं। हम वेट करें थोड़े गेस्ट जो आने वाले हैं उसकी, और बाद में आज का एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। हेलो। नमस्ते नमस्ते ऑल ऑफ यू। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 20, और इस एपिसोड को भी शुरू करेंगे हम गुरु वंदना के साथ। तो एज यूजुअल गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते गुरु गोविंद, दो एक है दोनों में कोई भी। गुरु स्वरूप गोविंद जानो, गोविंद ही गुरु रूप। जय गुरुदेव। वेरी गुड। यानी कि गुरु गोविंद दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। गुरु को गोविंद स्वरूप जाना चाहिए, और गोविंद ही गुरु का रूप है। और हम ऐसे लकी है कि हमें ऐसे ही गुरु जी मिले हैं जो सही में हमें पूरा मार्गदर्शन देते थे, ना ही सिर्फ कथक में बल्कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कौन सी राह सही है, आपके आदर्श क्या होने चाहिए, आपको क्या जीवन में मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। हर एक बात, छोटी हो या बड़ी बात हो, बहुत अच्छे से और प्यार से हमें समझाई है गुरु जी ने। आज का एपिसोड है दिवाली और न्यू ईयर के बीच में, यानी कि आप सभी को मैं विश करना चाहूंगी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। कितना अच्छा मौका है, देखिए दिवाली कल थी, कल न्यू ईयर है, और आज हम बीच में अभी ये एपिसोड कर रहे हैं जो कि नए साल की शुरुआत में होने जा रहा है। मतलब 2-3 दिन पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ये एपिसोड कैंसिल करने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे दिवाली की सेलिब्रेशन सबके घर में होती है, न्यू ईयर का ऑर्गेनाइज सब कुछ करना होता है, और मोस्टली हम गुरुजी के स्टूडेंट्स जो कि लेडीज है, तो सबको कुछ ना कुछ घर में काम करना होता है, घर में खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसा मतलब मैंने थोड़ा 1-2 दीदी से भी डिस्कस किया कि हम ये एपिसोड करेंगे वो, बट था ऐसा कि हाँ उन्होंने बोला कि हाँ हम करेंगे, बट ये सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है ना कि हम माइंड से शायद फ्रेश हो ना हो, क्योंकि घर का संभालना होता है, ये वो सब कुछ ध्यान में रख के हमें करना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो ऐसा करते कि ये एपिसोड हम कैंसिल करते और नेक्स्ट संडे करेंगे। बट एज यूजुअल मैं अपनी मम्मी को सब बातें शेयर करती हूँ, और ये बात भी मैंने जैसे मम्मी को 2-3 दिन पहले शेयर की कि मम्मी ये एपिसोड हम कैंसिल करें, उसके बाद के संडे का करेंगे। तो मम्मी ने बोला ऐसे कैसे, तो मैंने बोला कि नहीं, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इतने अच्छे से सीरीज चल रही है, और तुम ऐसा सोच रही हो कि ये संडे न्यू ईयर पे आया है तो मेरा ये सब अरेंज नहीं हो पाएगा। बट इसको पॉजिटिव वे से देखो कि न्यू ईयर के दिन मतलब
अगले ही दिन आपका न्यू ईयर है और आपको ये संडे मिला है, तो ये सही में एक बहुत अच्छा मौका है कि आप नए साल को गुरु जी को याद करके शुरू करोगे। तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है, तो ये तो कैंसिल नहीं करना चाहिए। ये भी शायद गुरु जी का आशीर्वाद है, तो इसको अच्छे से आप आशीर्वाद के स्वरूप पे लो और कुछ भी करके ये एपिसोड करो। और नए साल को जैसे हर बार आप गुरु जी को फोन करके या उनको पाँव छूने के लिए जाते थे उनके घर पे न्यू ईयर के दिन, तो अभी ये मौका नहीं हो पाएगा, तो ये आप एपिसोड के थ्रू आप गुरु जी के आशीर्वाद ले सकते हो, तो जरूर करो। तो ये जब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मम्मी हर बार सपोर्ट करती है और मुझे सही राह दिखाती है, तो इस बार ये मम्मी की यही ये एडवाइस थी कि ये एपिसोड करो। और फिर मैंने सोचा कि क्या करे, किसको बुलाए, क्योंकि ये पूरा एकदम लास्ट मोमेंट पे सब फिक्स हो रहा था। तो एज ऑलवेज मेरी हर बार की पूरी मतलब लाइफ में हर एक चीज की जो पार्टनर है मेरी दीदी, मेरी एल्डर सिस्टर, उससे मैंने बात शेयर की कि अभी तो तुम्हें ही आना है, क्योंकि तुमने और मुझने मैंने जो भी गुरुजी के साथ शेयर किया है, कुछ भी जो हमें कथक सिखाया है, हम पार्टिसिपेट किया है कहीं भी कंपटीशन में, हर एक बात हमें शेयर करनी है। इवन जो भी आगे आगे एपिसोड हुए हैं उसमें बहुत सारे दीदी ने भी मुझे बोला, जिन दीदी ने मुझे फोन किया उन्होंने भी बोला कि प्रतिभा आप हमारी बातें तो सब जान रहे हो और बहुत अच्छे से आप हमें बता रहे हो कि आपको मजा आ रहा है, बट हम चाहते कि हम आपकी भी बातें कुछ जाने और आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है कला क्षेत्र में, क्या क्या आपने सीखा है और क्या क्या आपने अचीव किया है, गुरुजी के पास से एडवाइस क्या क्या मिली है, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो हमें भी जानना है। तो ये भी कुछ दीदी ने मुझे पूछा था कि आप भी कुछ ऐसा करो कि आपके बारे में कोई आपको पूछे और आप बताओ कि आपने क्या क्या फील किया है यहाँ पर कला क्षेत्र में। तो ये मौका ये भी मिल गया, सब जुड़ गया और पता नहीं गुरुजी की प्रेरणा से ये आज का मौका, आज का एपिसोड हो रहा है। तो आज जो हम बुलाने जा रहे हैं वो मेरी एल्डर सिस्टर है। हम दोनों ने विशारद साथ में किया है। मेरी दीदी कथक विशारद है और मेडिटेशनल कोच भी है, टेरोट कार्ड रीडर भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है डिस्ट्रिक्ट ऑफ गांधीनगर में। सो आइए बुलाते हैं आप सबकी सहमति के साथ दर्शना लश्करी को। नमस्ते दर्शना बेन, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच प्रतिभा। मेरी आवाज आ रही है ना? यस, परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। और मैं सीरियसली अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि तुम्हें जो ये प्रेरणा मिली है, मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही ये प्रेरणा दी है। कहीं ना कहीं उनके ही आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, उनके गुरु ग्रेस के बिना कुछ संभव है नहीं। तो उसी की वजह से ये हो रहा है और उसका मैंने सोचा नहीं था सीरियसली। तुम जब भी करती थी तो मैं ये एपिसोड सब देखती थी, इसका पार्ट में बनती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों एक दिन ये एपिसोड करेंगे, है ना? और अभी जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। जो भी सीनियर दीदी है, भैया है, जो भी जूनियर है, हमारे साथ के जो भी है, जो भी व्यूअर्स है, सबको मैं नमस्ते करती हूँ। नमस्ते एवरीबॉडी। जी। सो सब ऐसे पूछते हैं कि प्रतिभा आपने शुरुआत कैसे की, क्या सीखा, कैसे किया। तो मैं आप ही से पूछूंगी दर्शना बेन की आप बताइए कि हम, क्योंकि सबको मैं बता दूं कि हम दोनों ने साथ में शुरू किया है और साथ में विशारद किया है। तो कैसी जर्नी आपकी शुरू हुई और हम दोनों ने कैसे शुरुआत की, कैसे हमने कथक में अपने पाँव, पहला पाँव रखा और कैसे आगे बढ़ते गए गुरुजी के आशीर्वाद से, सब पूरा अच्छे से सबको बताइए। यस डेफिनेटली प्रतिभा। और मुझे बहुत खुशी होगी कि हम अपनी जर्नी सबके साथ शेयर कर पाएंगे इस माध्यम से, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि हम लोग सब जैसे बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा सिर्फ वर्चुअली बात कर रहे हैं।
तो बहुत खुशी भी हो रही है कि सबके साथ हम शेयर कर पा रहे हैं, सब सुन पा रहे हैं हमें। तो जर्नी जैसे हमें स्टार्ट ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोगों ने कथक में जर्नी स्टार्ट की थी, राइट। जब हम हमारे घर में ऐसा है कि हर रोज शाम को बैठ के सब आरती करते हैं, सुंदरकांड बोलते थे। तो हम जब छोटे थे तो मम्मी सबको सिखाती थी, सुंदरकांड हम बोलते थे, आरती बोलते थे, रामचंद्र जी की वो भजन वो सब हम गाते थे सब साथ में बैठ के। तो तभी हम क्या करते थे, गाते थे अच्छे से और साथ में डांस भी करते थे। तभी हम मम्मी को ऐसा लगा कि इन लोगों को डांस में, गाने में, इन सब चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो हम लोग वैसे भी ब्लेस्ड है कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर हम में कहीं सुषुप्त ऐसी शक्तियां हैं तो उनको बाहर कैसे लाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसीलिए कृतज्ञ है कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता है और उन्होंने हमें राह चिंदी के हमें धर्मशी भाई शाह तक हमें उन्होंने पहुंचाया। तो मम्मी ने जब हमें स्तुति करते देखा और अच्छे से गाते देखा, तब मम्मी ने सोचा कि चलो इनको कला क्षेत्र में मैं गायन के लिए भेजती हूँ। तो हम दोनों बहनों को एडमिशन हम दोनों बहनों ने लिया गायन में। तो हमने वोकल, क्लासिकल वोकल स्टार्ट किया था और शिल्पा बेन अंधारिया के पास हमने शायद 1-2 साल तक हमने वोकल, क्लासिकल वोकल सीखा भी है ना। तो क्लासिकल वोकल सीखते थे, हमें वो बहुत अच्छा भी लगता था। और जब हम स्तुति, हमारा शाम का जो आरती संध्या का टाइम होता था, तो उसके बाद भी हम उसका रियाज करते थे और सब बैठ के हमें सुनते थे। मम्मी, दो भाई सब हम लोगों को देखते थे और मोटिवेट करते थे और तालियां बजाते थे। तो हमें वो तो मोटिवेशन मिलता ही था, लेकिन जब हम कला क्षेत्र में जाते थे तब हमारा क्लास रहता था कुछ 3 से 4 का क्लास था हमारा, शायद 3 बजे से शायद 4 बजे का क्लास था। और हम दोनों थे, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में और तुम सेकंड स्टैंडर्ड में आई थिंक। तो तभी हमने स्टार्ट किया था। तो वोकल का हमारा जब क्लास खत्म होता था तो बाजू के बड़े हॉल में, कला क्षेत्र का जो बड़ा हॉल है, वहां पे डोर तो क्लोज होते थे लेकिन वो जो खिड़कियां खुली रहती थी तो वहां से हम झांक झांक के, ये क्योंकि घुंघरू की आवाज आती थी जब हम ये रियाज करते थे। शिल्पा बेन जब हमें वोकल का क्लास लेती थी तब हम क्या करते थे, बाहर गाते गाते हमारी नजरें ऐसे बाहर, गेट के बाहर देखते थे और सब लोग जब घुंघरू बांधते थे तो वहां पे देखते थे कि सब घुंघरू बांध रहे हैं। और फिर वहां से इंटरेस्ट हमारा ऐसा लगा कि हाँ, घुंघरू बांध के डांस करने में भी मजा आता होगा। फिर हम दोनों ने मम्मी को एक बार बोला कि खिड़कियों से झांकते झांकते हमने ये सब सीखा है, ये सब सीखा है। और घर पे आके ये आरती संध्या के टाइम पे हमने सिर्फ वो 1-2 स्टेप ऐसे ही कर दिए, कुछ पैरों को हिलाया, वैसे कुछ समझ में तो आता नहीं है ना, गुरु के बिना तो हम ऐसे ही है जैसे अंधे को कोई राह नहीं होती, पता चलता है कि ऐसे ऐसे करना होता है कुछ, वहां पे सब पैर ऐसे ऐसे हिलाते हैं, राइट। राइट। तो फिर मम्मी को पता चला कि ये लोगों को डांस में भी इंटरेस्ट है। तो फिर मम्मी आई और गुरुजी से मिली और गुरुजी से हमारा परिचय कराया और हमारा एडमिशन हो गया कथक में। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया था, कथक की जर्नी हमारी ऐसी थी, है ना, स्टार्टिंग में। राइट। यस। ट्रूली सेड कि गुरु जी के बिना, क्योंकि मुझे याद है कि तत्कार के पैर हमें नहीं पता था कि 1 2 3 4 देन 5 6 7 8, उसका जो 5 4 5 में लेफ्ट डबल लेना था वो हमें नहीं पता था। बट हम देखते थे कि सबके पैर हिल रहे तो हम सिर्फ 1 2 1 2 1 2 घर पे ऐसे ही करते थे पैर। और हमें नहीं पता था कि इसको कथक कहते या इसको कथक नहीं कहते थे, बट हम कॉपी जरूर करते थे। बट वेरी वेल सेड कि गुरु के बिना हमें सही राह नहीं मिल सकती। तो फिर हम जब एडमिशन हमने लिया कथक में तब हमें पता चला कि ये सब ऐसे ही पैर नहीं हिलाना था, उसमें भी कुछ सिस्टमेटिक स्टेप है, उसका नाम है तत्कार। और फिर हमने जब गुरुजी से वो सीखा तब हमें पता चला कि ओ अच्छा, ये भी ऐसे सिस्टमेटिक ये सब करना है, और अच्छे से फिर हमें आगे सीखने को मिला। तो जब हम पूजन करते थे फिर सब वो वने वने आज भी याद है।
और मैं सभी व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगी कि जब भी हम अपना दोनों बहनों का बचपन याद करते हैं तो हमें मोस्टली कथक ही याद आता है, क्योंकि हम कॉलेज में थे तब तक हमने कथक किया है, सेकंड स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज में आए तब तक। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम ट्राई करते थे कि उसमें पार्टिसिपेट कर पाए, गुरुजी के साथ कुछ ना कुछ गुरुजी के पास से सीख पाए। और एग्जाम जैसे हम नॉर्मली सब बताते हैं कि ईयरली एग्जाम आती है, 7 साल में कथक का कोर्स कंप्लीट होता है। बट हम खुश नसीब है, मैं ऐसा बोलूंगी हम लकी है कि हमने जर्नी बहुत लंबी चलाई उसमें। ऐसा नहीं कि शुरू किया 7 साल में हमने कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं। हम बहुत आराम से सीखे और एक एक एग्जाम को एक एक दो दो साल अच्छे से रियाज करके, तो वो गुरु जी की जो दृढ़ीकरण वाली जो एक पूरी टेक्निक है उसके बारे में दर्शना जी बताइए कि क्या हम कैसे सीखते थे। यस डेफिनेटली, वो मैंने दृढ़ीकरण का पॉइंट अपने में भी लिया है। तो क्या होता था कि जैसे हमने स्टार्ट तो किया कथक का, तो सबको जो भी यहाँ पे सीखा है उन सबको पता है कि वो 4 स्टेप पूजन वाले पहले 4 स्टेप वहीं से स्टार्ट होता था। तो जब तक वो अच्छे से अगर नहीं आ गया है तब तक आपको वो 4 स्टेप ही करने हैं, राइट। है ना। तो आगे का स्टेप अगर सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो हमको ये दृढ़ीकरण का जो पॉइंट है ना, वो कब समझ में आया, जब हम दोनों ने बीएड किया। तो बीएड में पता चला कि ये जो है वो रिपीटेशन रिवीजन का मतलब क्या है, दृढ़ीकरण का मतलब क्या है, वो तब समझ में आया। लेकिन हम तो बचपन से ही वो अपने अंदर उतार चुके थे, गुरुजी ने कैसे उतारा था वो तो याद भी नहीं है, लेकिन वो आ गया था कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता था कि कैसे करना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वीक है, या तो कोई बच्चा ऐसा है कि वो बहुत होशियार है, क्लेवर है, अच्छे से ग्रास्पिंग पावर उसका हाई है, तो भी सबको वो इक्वली, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस दे जाएगा, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे जाएगा, वैसा नहीं था। उनका वैसा था कि मैं जब हूँ सामने, तो मेरे सामने जो भी बच्चा आता है, जो भी मेरी विद्यार्थिनी है, विद्यार्थी है, तो उन सबको मैं इतना अपनी तरफ से दूं कि वो सब इक्वली अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो उनके लिए जो बेस्ट था वो वही था कि वो दृढ़ीकरण हमें कराए। तो हमने इतना दृढ़ीकरण किया है एक एक चीज का। जैसे हमें पूजन के लिए 4 स्टेप हम लोग शाम को, जब वो अगेन मैं रिपीट करती हूँ कि जब हम शाम को वो आरती वाला करते थे, तब हम घर पे जाके ये स्टेप्स करते थे, चार जो स्टेप है पहले 4, तो वही रिपीट करेंगे, वही रिपीट करेंगे, अच्छे से किए। फिर गुरु जी ने दूसरे पूजन के आगे के स्टेप सिखाए, 5वां 6ठा। फिर आ जाता है, पहले आपको एक बार गुरुजी की वो लाइन थी कि पहले एक बार आप देख लो, सीख लो, जान लो, फिर उसको दृढ़ीकरण करो, फिर ही आपको कुछ नई चीज सिखाने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। जब तक आप नहीं कर पाते हो इंडिविजुअली, वो कैसे करते थे, जब हम जाते थे तब सबसे पहले तो हमारा क्या रहता था, तत्कार और वो सब। तत्कार का आधे घंटे का तो हमारा वही रिवीजन का ही एक पीरियड रहता था। हम जाते थे, घुंघरू बांधते थे, सब बातें करते करते, फिर आधे घंटे तक तो हम तत्कार ही करते थे सुबह, है ना। तो फिर उस राइट। सत्कार हो जाता था, बाद में उसका हमें ग्रुप अलॉट किया गया था कि ये मध्यमा के हैं, ये मध्यमा प्रथम के, मध्यमा पूर्ण, ये सब अलग अलग करके सबको अलग अलग भेज देते थे। कोई उस कॉर्नर में जाता था, कोई उस कॉर्नर में जाता था कोई राइट। बात करता था, कोई दृढ़ीकरण करता था। तो गुरुजी का सब पे नजर था कि क्या कर रहे हैं सब। वो भी एक है कि उनका हर एक के ऊपर अगर आपको भेज भी दिया है तो उनको पता रहता था कि किसने क्या किया। फिर सबको बुलाते थे, तब उनको वो देखते थे कि किसने कितना किया होगा, वो उनको पता रहता था फिर उनको ही पूछते थे कि बोलो चलो कितना किया, अगर नहीं किया है तो उनको अकेले को भेजते थे तो दृढ़ीकरण पे उनका उतना विश्वास था कि इसके बगैर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अभी भी हम अगर ऐसा सोचे कि अभी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इतना दृढ़ीकरण का वो नहीं है जितना हमने अपने ये कथक सीखते सीखते गुरुजी ने हम के हमारे अंदर जो उतारा है। तो राइट। राइट। कहीं ना कहीं वो भी है कि हमारी लाइफ में भी हम अगर कहीं कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो हम वही थियरी अप्लाई करते हैं, दृढ़ीकरण वाली। हमारी पर्सनल लाइफ हो या तो हमारी ऑफिस की लाइफ हो या तो कोई भी चीज हमें नई सीखनी है,
तो हम वही थियरी अपनाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमें वो रियलाइज होता है कि ये चीज तो हमने गुरु जी ने ही दी है। अभी जो भी हम है वो तो गुरु जी की ही देन है। तो दृढ़ीकरण तो एक चीज है, वैसे तो कई सारी चीजें उन्होंने दी है कि जो हम कहीं ना कहीं बैठते हैं, आराम से सोचते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि ये हम नहीं है, ये हाँ कहीं ना कहीं गुरु जी ने दी हुई चीज है। जो सही। गुरु जी है वो हम में है कहीं पे। उसके लिए मैं थोड़ी प्रतिभा पंक्ति भी, एक दो पंक्ति भी पेश करना चाहती हूँ। श्योर श्योर पक्का। गाना तो नहीं गाऊंगी मैं, लेकिन बस ऐसे ही कुछ गुनगुनाती हूँ, पंक्ति में बोलना चाहती हूँ गुरु जी के लिए। मैं तुम में मशरूफ हूँ, मैं तुम में मशरूफ हूँ, मैं तुमसे महफूज हूँ, मैं तुमसे मशरूफ हूँ, मैं तुमसे महफूज हूँ। तेरी एक नजर से ही खिल जाती हूँ मैं, तेरी शान से ही मशहूर हूँ। वाह वाह उनकी वाह। शान है कि हम ऐसे ही अगर कहीं जाते हैं तो बोलेंगे कि दर्शना लश्करी, तो शायद कला की जगत में अगर हम खड़े रहते हैं तो हम इतना नहीं बता पाएंगे कि दर्शना लश्करी कौन। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे कि हम धर्मशील भाई के पास सीखे हैं, उनके शिष्य है, तो उनकी शान से ही हम मशहूर हो जाते हैं। राइट राइट। और एक वर्ड जो इसमें आया है, आपने जो बोला उसमें एक वर्ड जो आया है, महफूज हूँ, वो बहुत ही क्लियर कट हमें सभी स्टूडेंट्स को सही में फील होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज हमें ऐसे लगता है ना कि कथक में कुछ हमें डरा रहा है, तो हम गुरु जी को याद करते हैं कि ये थोड़ा मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी भी कुछ भी हम थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि मेरे क्लास में कभी कुछ मुझे सिखाना हो, मुझे कुछ नया ट्राई करना हो, तो मैं गुरुजी को याद कर लेती हूँ और अंदर से पता नहीं मुझे वो गुरुजी का वो एनर्जी फील होता है कि हाँ मैं अभी भी हूँ, तुम महफूज हो, आप करो जो भी आप राह पे जा रहे हो सही है, तो मैं आपके साथ हूँ। वो अभी भी वो महफूज वाली फीलिंग अभी भी मुझे आती है। एंड आई एम श्योर हम सभी को आती है, क्योंकि हम सभी सच्चे दिल से गुरु जी को मानते हैं। और उन्होंने जो किया है वो उन्होंने बोल के नहीं किया, कि मैं बता के नहीं किया कि मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। हमने सही में फील किया है तभी हम बोल पा रहे हैं। जो फील अगर हमने किया ही नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता। तो हमने ये फील किया है सही में कि हाँ गुरु जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अगर गुरुजी अभी सामने होते तो वो ऐसे ही बोलते थे, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। बट हम सही में लकी है कि हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जिन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया है। इवन जब ऐसी बातें होती है कथक सिखाए ये वो, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी विशारद के बारे में। क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेता है उसको यही क्वेश्चन होता है कि मैं विशारद कब करूंगी, मेरा कब स्टेज परफॉर्मेंस होगा, कब मैं विशारद की डिग्री प्राप्त करूंगी, ये वो। तो जैसे सबके विशारद के एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे भी एक्सपीरियंस है। और क्योंकि हम दोनों विशारद में भी पार्टनर थे, तो मैं चाहूंगी कि आप विशारद की भी कुछ यादें शेयर करिए कि हमने कैसे विशारद किया था, गुरुजी ने क्या क्या हमें सिखाया था विशारद के लिए। यस, डेफिनेटली। जैसे प्रतिभा तुमने बताया कि हर एक पर्सन अपने हिसाब से अगर उनको याद भी कर लेते हैं ना, तो महफूज फील करते हैं। महफूज क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि हमें जहाँ पे भी हम अटकते हैं तो हमें आंसर वहीं से मिलेगा, और वो आंसर जो भी होगा हमारे लिए बेस्ट होगा। तो और अगर आप बात कर रहे हो कि विशारद की, तो विशारद की तो मतलब ऐसा था कि 6th और 7th ईयर हमारा विशारद प्रथम और विशारद पूर्ण होता था। लेकिन हाँ अगेन वो दृढ़ीकरण वाला बात आ जाता है कि अगर आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, एक दो एग्जाम आपने दी है, अच्छे से आप नहीं कर पा रहे हो, तो गुरुजी आपको बोलते थे कि आप विशारद जब और एक दो साल ले लो। कई लोगों को ऐसा भी होता था कि 10th के बाद, 12th के बाद तो थोड़ा ड्रॉप भी आ जाता था बीच में। तो अगेन उनको बोल देते थे कि एक साल में आप और प्रैक्टिस कर लो और अच्छे से कर लो, क्योंकि विशारद वो चीज थी कि तब तो गुरुजी ने, उससे भी पहले जब ऐसी चीजें होती थी कि गुरुजी
बाद में ही परफॉर्म करने के लिए बोलते थे। जब विशारद का परफॉर्मेंस होता है तब भी आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए लायक हो। तो स्टेज परफॉर्मेंस आपका पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो ऑडियंस के साथ है। पहले ऐसा होता था हमारे में, तो ऐसा मतलब थोड़ा उन्होंने फ्लेक्सिबल वो हो गए थे कि एनुअल फंक्शंस थे, हमारे स्कूल्स के फंक्शंस थे, तो वो सभी जगह हमें अलाउड करते थे। तो लेकिन विशारद में स्पेसिफिकली वो पर्टिकुलर थे कि आप अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आप विशारद के लिए जाओ। राइट तो राइट वहीं से वो हमें अलाउड परमिशन वो आप देते थे आपको कि हाँ आप अब विशारद प्रथम के लिए लायक हो, विशारद पूर्ण के लिए अब आप लायक हो। और हम लोग 6 गर्ल्स थे, राइट। तो मेघा, एकता, गुंजन, पंक्ति, मैं और तुम, राइट। हम राइट लोग 6 लोग थे जो साथ में विशारद कर रहे थे। और हम दोनों का कथक का धमार ताल सेम था। राइट। तो और हमारे गुरुजी साथ ने एकता थी, हम 3 लोग थे, तीन हमारे, तीन का हाँ, ग्रुप। 3 3 के ग्रुप थे। यस यस। विशारद में तो कैसे थे कि पहले बिठा के आपको बोल दिया था एक बार गुरुजी ने कि आपको क्या क्या करना है। एक बार आप पहले से हमारे जो भी सीनियर्स हैं उनकी कैसेट्स देख लो, उनके हाँ साथ बात लो, आप डिस्कस कर लो। नीपा बेन, जिगर भाई, जिग्ना दीदी, ये सब भी थे, फिर हिना दीदी, इन सब के साथ हम बड़े हुए हैं। हम लोगों ने उनको देख के सीखा है, उनको देख देख के हमें पता चला है कि कथक डांस ऐसे करते हैं। हमारे सीनियर्स थे वो ऐसे नहीं थे कि सिर्फ हमें गुरुजी तो हमें बहुत अच्छे से सिखाते थे हम। और उनको जैसे उनकी छवि हमें सीनियरों में भी दिखने को मिलती थी। तो सीनियर्स भी हमें बहुत अच्छे से टीचिंग करते थे और अच्छे से ट्रेन करते थे। फिर गुरुजी ने हमें विशारद में ये बोला था कि आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है। राइट फिर वो मतलब वो बहुत बड़ी चीज है ना कि आपको बोल नहीं दिया कि ये करो ये करो ये करो। आपको एक फ्रीडम दी है कि आप सिलेक्ट करो। तो जब आप सिलेक्ट करते हो तो आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप उसमें मेहनत करोगे, हार्डवर्क ऐसे ही आ जाएगा, वो उनको पता था। तो वो हमें वो भेज देते थे कि हाँ आप लोग सिलेक्ट करके आओ, फिर हम लोग ये तराना करेंगे, ये बंदिश करेंगे, ये भजन करेंगे। वो सब हम ढूंढ ढूंढ के लाते थे। तो वो क्या होता था कि अगर गुरु वो है कि जो आपको रेडीमेड नहीं देते हैं, वो आपको सीखने के लिए उत्साहित करते हैं, वो आपको सिखाते हैं। तो सीखना एक्चुअली वही होता है ना कि आप ढूंढो, आपको भी पता चले कि कैसे कर सकते हैं। आप थोड़ा एक दो चीजें ऐसे ढूंढो कि नहीं अच्छी लगती है, फिर आपको जो चाहिए वो क्या है वो आप उस तक पहुंचो। तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली वो गाइड ऐसे ही दे देते थे, लेकिन आपको नहीं पता होता था। अभी हम जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें ऐसे ट्रेन किया गया था कि आपको राइट जो चीज चाहिए वो आपको कैसे मिलेगी। ऐसे ही दे देते तो उनको तो पता ही था कि आपको कौन सी 6 चीजें या तो 7 चीजें कौन सी देनी है या तो क्या करना है, वो आपके उनके पास तो रेडी ही था ना सब। लेकिन वो राइट आपको वहां तक पहुंचाने के लिए भी जर्नी, वो सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं दिखाते थे, वो आपको जर्नी में भी क्या करना होता है वो भी सिखाते हैं। अपने आप जानो क्या करना है। तो सब बैठ के हम लोग तो पहले विशारद में वही करते थे ना, हम लोग पीछे जो हमारा कबोर्ड जैसा वो रहता था तो उसमें हम वीसीआर में कैसेट लगा के सीनियर्स की सब सीडीज वीसीआर में वो कैसेट्स देखते थे। करते थे कि ये तराना है, 5 तराना है। अभी इसमें से फिर सब मिलके डिसाइड करते थे कि चलो कौन सा तराना सबको अच्छा लगा तो वो तराना फिक्स, चलो। फिर स्तुति तो कौन सी स्तुति, सबको मिलके, ऐसा भी नहीं कि कोई एक बता दे कि ये हो गया फाइनल, ऐसे नहीं। हम लोग 6 ने मिलके बहुत अच्छे से प्यार से डिसाइड किया कि हाँ ये स्तुति करनी है, ये तराना करना है। और फिर गुरु जी के पास रिक्वेस्ट लेके जाते थे कि गुरु जी ये हमने बनाया है, अब आप इसमें, कभी कभी हम कंफ्यूज होते थे कि ये 2 तराने दोनों हमको अच्छे लगे, करना तो एक ही है। तो अभी आप हमें एडवाइस दीजिए कि हम कौन सा करें तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबको अपने विशारद में बेस्ट ही करना होता है। क्योंकि उनकी जो 7 साल की एनर्जी है, पूरा रियाज है, साधना है, वो उनको दिखाना होता है। और पूरा वो अंदर से वो एनर्जी फील होती है कि हमें ये करना है वो करना है। तो गुरुजी बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हाँ ये आपकी चॉइस अच्छी है,
इसके बदले ये करो तो बेटर रहेगा, इसको ऐसे कर सकते, और बहुत अच्छे से प्यार से। और एक बात और भी मैं शेयर करना चाहूंगी कि आई थिंक हमारा धमार था और बाकी तीन जो ग्रुप था, दूसरा ग्रुप तीन का, उनका गजजंपा था, राइट। सो हमारा धमार ताल यानी कि 14 मात्रा का था, तो पूरा हम धमार ताल करने वाले थे। बट पता नहीं मुझे कितने टाइम से ऐसा था कि मुझे रूपक में कुछ करना है, रूपक में कुछ करना है। तो फिर हम क्योंकि विशारद में आ गए थे तो पता चला कि हाँ, इतने टाइम से हम सीख रहे थे तो हमें पता था कि धमार और रूपक ही वो दोनों को मिक्स किया जा सकता है, कुछ अंश पे हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं साथ में भी। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी पर्सनली गुरुजी को कि गुरुजी पूरा धमार ताल हमारा चल रहा है, परफॉर्म होगा पूरा धमार ताल, बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे स्टेज पे रूपक में कवित करना है, मुझे बहुत अंदर से इच्छा है। तो गुरुजी ने वो भी मुझे तुरंत ही हाँ बोल दिया था कि कोई बात नहीं, पूरा धमार चलेगा, बट जब हम वन बाय वन, दो लोग पठन एक सोलो, दो लोग पठन एक सोलो, ऐसे वन बाय वन हम तीनों ने जब परफॉर्म किया था, तो मेरा जब टर्न आया तब आप दोनों ने रूपक में कवित पठन किया था और मैंने सिंगल परफॉर्म किया था कवित। तो तब मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि गुरुजी देखो हमारी छोटी से छोटी इच्छा भी कितने प्यार से समझते थे। ऐसे नहीं बोला कि नहीं अभी वो एक कवित में क्या फर्क पड़ता था, बट फिर भी पूरा धमार चल रहा था, सिर्फ वो पूरे परफॉर्मेंस में एक मेरा ही कवित रूपक का था जो उन्होंने मेरी इच्छा से मुझे परफॉर्म करने दिया था। तो ये भी गुरु जी की महानता है कि ऐसा बिठा के नहीं दे देते थे कि ये आपको करना है, वो करना ही पड़ेगा, मैं गुरु हूँ, मैंने बोला वो वैसे ही चलेगा, कैसे अच्छा लगेगा वो ऐसे मैं ही सोचूंगा, ऐसा नहीं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या सही में, क्योंकि आपका विशारद है, आपको दिखाना है, आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ऐसे वो बता रहे थे। तो मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट भी उन्होंने बहुत प्यार से अच्छे से फुलफिल की थी। तो ये सही में मैं भी उसके लिए अपने आप को लकी मानती हूँ कि हम ऐसे जैसे घर में कैसे मम्मी पापा से हम रिक्वेस्ट करते कि ये चाहिए वो चाहिए, वैसे गुरुजी के पास भी हम ऐसे अच्छे से प्यार से छोटे बच्चे की तरह रिक्वेस्ट लेके जाते भी थे, और गुरुजी उसको फुलफिल फुलफिल भी करते थे बहुत प्यार से। तो ये एक इंसिडेंट मैंने इसलिए शेयर किया। और भी एक इंसिडेंट है हमारे विशारद का कि हमें बोला था कि पूरा आपको बैकग्राउंड कैसे करना है आप सोचो, फिर हमने सब कैसेट्स देखे थे और कुछ लोगों ने फ्लावर्स के लगाए थे, कुछ लोगों ने फिर वो कपड़े का पूरा कच्ची वर्क का लगाया था, कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर लगाए थे, बहुत कुछ। तो हमें लगा कि क्या करना चाहिए, फिर हम सब ने मिलके ऐसा डिसाइड किया कि हम कुछ थीम पे करते हैं। तो थीम फिर हमने डिसाइड की थी कृष्णा। तो कृष्णा पे हमने थीम डिसाइड की थी, फिर गुरुजी को बोला कि कृष्णा थीम डिसाइड की, हम कृष्णा को पूरा बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हैं। तो फिर गुरुजी ने बोला कि बहुत अच्छी बात है, कुछ नया होगा, बैकग्राउंड भी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो फिर गुरुजी ने हमें सजेशन दिए थे कि आप एक काम करो, आप कुछ मुरली बना लो, कुछ वो मक्खन की मटकी बना लो, और फिर कृष्णा पोस्टर बना लो, ऐसे कुछ हमने हमें गुरुजी ने एडवाइस दी थी। और क्योंकि मेरा पेंटिंग सबसे अच्छा था 6 में, तो सबने मुझे बोला था कि आप पेंटिंग कर दो। तो मैंने सब कुछ पेंटिंग किया था और पूरा पोस्टर बनाया था, और फिर हम सब ने मिलके उसमें कलर्स किए थे, ग्लिटर्स पूरा वैसे पीछे का एरिया तो क्लास में हमने जैसे घर बना लिया था, हमारा विशारद था, हमारा घर बन गया था, ऐसे हम पीछे मिलके जब भी आते थे, आज क्या कलर करना है, आज उसको ग्लिटर से कैसे सजाना है। फिर देखो मुझे ये आइडिया है, ऐसे 6 के 6 मिल के कुछ भी घर पे भी कुछ रात को आइडिया आता है, सुबह आके हम बताते थे अरे विशारद के लिए मुझे ये आइडिया है, तो फिर क्या हाँ ये अच्छा आइडिया, फिर वापस गुरुजी के पास दौड़ के जाते थे, गुरुजी ये भी हमें करना है, हम करना चाहते, तो वापस गुरुजी वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है, इम्प्लीमेंट करो, ये कर सकते ये नहीं कर सकते, ऐसा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी से हमें विशारद के लिए भी इतना आई आई नो कि सबने ये सब कुछ फील किया है, क्योंकि सबका विचार सबके लिए स्पेशल होता है। तो जैसे हमें भी पूरा मौका दिया गया था कि आप अपने विशारद को जियो, वो एक पूरा ऐसा सेलिब्रेशन होता है जिसमें हम अपने आप को, अपनी पूरी साधना को जीते हैं।
हम ऐसे फील करते हैं कि हाँ ये सब हमने जो इतने सालों से किया है वो अभी तब हमें स्टेज पे लास्ट मोमेंट पे फील होता है। तो ये था हमारा विशारद का एक्सपीरियंस। और भी जैसे हमने दोनों ने साथ में कल के कलाकार के ऑडिशन दिए थे, उसमें भी हम सिलेक्ट हुए थे, उसके बारे में भी दर्शना जी कुछ बताइए कि क्या रहा आपका कल के कलाकार का जर्नी। हाँ प्रतिभा, विशारद का और भी एक मुझे इंसिडेंट्स पहले याद है, वो भी मैं बताती हूँ। जैसे, हाँ, जैसे 6 लोग होते हैं तो आप ऐसे बोलो कि आप लोग 6 लोग मिलके ये करो वो करो। अब मैं और तुम मिलके भी अगर करेंगे ना कुछ हमें ओपिनियन हमारे डिफरेंट होंगे, कुछ हम साथ में बैठ के करेंगे तो वो टीम वर्क वाली फीलिंग ऐसे ही नहीं आ जाती कि आप बोलो और आ जाए। लेकिन वो एक्टिविटीज ही ऐसी देते थे और ऐसे काम वो हमें भेजते थे करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम जो भी 6 लोग थे, हम सिर्फ 6 लोग नहीं थे एक्चुअली, 6 हमारा जो विशारद का सभी का एक्सपीरियंस है, पहले हमारे सीनियर्स है वो भी, हमारे साथ वाले जूनियर्स, और सबका यही एक्सपीरियंस रहेगा कि जो मतलब जो विशारद होता है ना वो सिर्फ विशारद नहीं होता, जैसे कोई घर में शादी का माहौल होता है ना, वैसा माहौल होता है हमारे घर में। तो सिर्फ हम दोनों ही नहीं जुड़े थे, हमारे पेरेंट्स, हमारे साथ जो 6 लोग थे, हम सब 6 लोग, सबके पेरेंट्स, सबके भाई बहन सब इसमें जुटे हुए थे, जैसे कुछ शादी का ही माहौल था। तो ऐसा मतलब टीम वर्क, यानी कि कॉस्ट्यूम से लेके हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो ऐसा नहीं था कि पूरा सिर्फ हम लोग सुबह 2-3 घंटे या तो शाम को 2-3 घंटे करते थे प्रैक्टिस, वैसा तो कुछ नहीं था। ऐसा ही था कि हम लोग जी रहे थे, विशारद जी रहे थे, हम लोग ही नहीं सिर्फ जी रहे थे, हमारे फैमिली मेंबर्स भी जी रहे थे। तो वो चीज जो एनर्जी की है, सबको जुटा के रखना वो कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप किसी के घर, पूरे घर को एक साथ उसी एनर्जी में लगाते हो, कोई काम में लगाते हो, तो वो कोई छोटी चीज तो नहीं है। ऐसी आप अगर किसी को बोलो, आपके पड़ोसी को भी बोलो, या तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स को भी बोलो, या तो रिलेटिव्स को किसी को बोलो कि ये करना है, तो वैसे नहीं होता। उसमें वो इन्वॉल्वमेंट लाना, वो उन सब में वो डेडिकेशन लाना, वो हार्डवर्क लाना, वो टीम वर्क लाके वो कराना सबके पास, और वो भी बेस्ट कराना, सबके अंदर वो बेस्ट करना है, वो जो जगाना होता है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं कर पाता। उसके लिए तो मुझे लगता है कि गुरुजी को हैट्स ऑफ है, वो थे तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली हम में, मतलब जब हम स्टार्टिंग से देखते थे और भी लोगों के विशारद देखते थे, वो हम में वो तो बिल्डअप हो ही गई थी ऐसे ही। जब हम विशारद में पहुंचे तभी हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो धीरे 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 हम में ग्रो हो रहा था। तो वो चीज जो है वो बेस्ट है। मुझे लगता है कि सिर्फ विशारद का एक्सपीरियंस ही वो ग्रेट था, वो ऐसा नहीं था। विशारद तो पहले से ही हमारे अंदर जैसे जी रहा था, मुझे वैसा लगता है कि विशारद का दिन जो वो एनुअल जो वो परफॉर्मेंस होता है, वो सिर्फ परफॉर्मेंस, हाँ, जैसे वो हमारा जीवन बन गया था, वो परफॉर्मेंस सिर्फ एक दिन का नहीं था। जैसे जिगर भैया ने अभी बोला है कि विशारद एक उत्सव है हमारे सबके लिए। वो साधना 7 साल की, कुछ लोगों को 10 साल की साधना के बाद का जो वो एक दिन था, वो एक उत्सव के जैसा बनाया गया। आप और भी जगह पे देख सकते हो, सब जगह पे ऐसा नहीं है, सब लोग क्लासिकल डांस करते हैं, लेकिन जो गुरुजी ने हमें दिया है ना, वो हमें जो वो जीने की, उस दिन को जीने की जो हमें वो दी है ना, वो चीज सबसे अलग है। तो वो ऐसा था कि हमारा एक ड्रीम था, हमारी एक फैंटेसी थी, उस दिन पे हम ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होगा, मेकअप ऐसा होगा, कॉस्ट्यूम ऐसा होगा, बैकग्राउंड ऐसा होगा, ऑडियंस ऐसा होगा। ये सब सोचने का जो हमें विजन दिया है ना, वो विजन हम में कहीं नहीं था, वो उनमें ही था, क्योंकि वो जी रहे थे। तो वो एनर्जी ऐसे ही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। तो वो चीज जो थी ना, वो हमारे हमारे कोई किसी जन्म का वो ब्लेसिंग ही था, राइट। वो ब्लेसिंग ही है, वो गुरु कृपा है, वो गुरु ग्रेस है, क्या है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन वो था, वो हम बहुत सौभाग्यशाली थे कि वो है और वो था हमारे साथ। वो विशारद की सिर्फ एक दिन की वो एग्जाम नहीं थी, वो जो जीवन हम जिए हैं ना, वो बहुत क्या था, वो मैं उसका मतलब वर्ड्स में तो नहीं बता सकते, हम लोग नहीं, हम लोग तो वैसा कुछ सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो हमने जो जिया है, वो अभी बैठ के जब
समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि वो एक चीज थी जो हमें अभी ऐसा बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्ट थी हमारे पास, है हमारे पास, हम सब के पास। राइट। यस। और जैसे वैसे ही है सब, कल के कलाकार का, फिर सिटी यूथ फेस्टिवल का, फिर कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल्स है, वो सभी चीजें वैसे ही थी। हम लोग आगे के सीनियर दीदी को, भैया को, सबको देखते थे, और हमें भी वो सब हमारा थिंकिंग प्रोसेस ही वैसा हो जाता था। गुरुजी हमें दिखाते थे, हमारे सामने ही उनका परफॉर्मेंस और रियाज कराते थे, तो हम उसी में से सीख लेते थे। कल के कलाकार का भी हमें वैसे ही मिला है गिफ्ट। तो कल के कलाकार के ऑडिशन में जाना है, वैसा हमें तो पता ही नहीं था, वो सब गुरुजी भेजते थे कि आप कर सकते हो। हम हमको नहीं लगता था कि हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भेजा कि ऐसा करना होता है, यहाँ से यहाँ जाना होता है, ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करना होता है, आप ऐसा रियाज करो, आप इतना करो, आप इतना करो। फिर वो हमें भेजते थे। कल के कलाकार का वो जो है परफॉर्मेंस, वो 45 मिनट्स का होता था। राइट। तो वो 45 मिनट्स की एनर्जी, वो स्टेमिना हम परफॉर्म कर पाएंगे थ्रू आउट 45 मिनट्स। नॉन स्टॉप सोलो परफॉर्मेंस होता है, वो सब चीजें हम कर पाते हैं। वो हम चीजें सोचेंगे तो भी हम अपने आप को मना ही कर देंगे, लेकिन उनको पता था कि हमारे पास से कैसे करवाना है। राइट। तो एक एक चीजें वो हमें ऑडिशंस के टाइम पे क्या करना है, उसका रियाज कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या क्या हमारे साथ तो और गोपा दीदी भी थी, राइट। गोपाबेन चक्रवर्ती, और नीपा दीदी, कर्मवी भाई मेहता, ये सब लोगों के साथ उन्होंने ही हमें परिचय करवाया। उनके साथ मिलकर ही हमने ये सब, मतलब ये भी एक जर्नी ही हमको दिखाई उन्होंने, कि यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं आप, यहाँ से ये कर सकते हैं। तो वो जर्नी में भी इतना ही मजा आया। राइट। कल के कलाकार का परफॉर्मेंस मेरा था पालनपुर में, और प्रतिभा तुम्हारा शायद राजकोट में ना, हेम गढ़वी हॉल में। राजकोट में हेमू गढ़वी हॉल में था। और उस यस। बात के भी मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। मेरा परफॉर्मेंस जो राजकोट में हेमू गढ़वी हॉल है, उसमें कल के कलाकार का था सोलो परफॉर्मेंस, जो होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसमें मैं लगती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ आए थे, उन्होंने वहां पर ऑडियंस में बैठ के मेरा पूरा परफॉर्मेंस देखा था। और तभी मुझे एग्जैक्ट नाम नाम तो नहीं पता है, बट ऑडियंस में एक जो राजघराने से एक रानी साहिबा थी, वो भी आई थी वहां हाँ। पर। और हाँ। फिर मुझे बाद में पता चला, जब मेरा पूरा परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया था। और एक ये बात भी शेयर करूंगी मैं, कि जब पूरा हम करते हैं परफॉर्मेंस, तब हमें एक एक जो आइटम होती है, जैसे कि स्तुति कंप्लीट करके फिर हम पूरा तालम करते हैं, बाकी फिर उसके बाद हम कुछ भजन करते हैं या ठुमरी करते हैं, ऐसे पूरा हमारा सीक्वेंस होता है 1 घंटे का। तो 1 घंटा कंटिन्यू एनर्जी बूस्ट करने के लिए हम पूरा थ्रू आउट, क्योंकि पसीना इतना चला जाता है, मेकअप पूरा आधा तो निकल जाता है, बिंदी शायद लास्ट में होते होते तो निकल ही जाती है। तो पूरा जो हमें फोकस करना होता है हमारे सामने, मैं लकी हूँ कि मेरे सामने गुरुजी बैठे थे ऑडियंस में। तो पूरा मैं जब भी अपने आप को लूज फील करती थी, गुरुजी को देखती थी, और वापस पता नहीं कहाँ से कुछ एनर्जी हो जाती थी, वापस स्माइल आ जाती थी, एक्सप्रेशन आ जाते थे। और एक चीज की, जब मैं एग्जिट करके एक स्तुति या कुछ भी कंप्लीट करके विंग में जाती थी, विंग में मेरे पापा, हमारे पापा बोतल जूस की बोतल लेके खड़े थे। वो 1 घंटा सिर्फ वो एक जूस की बोतल लेके खड़े रहे, पूरा 1 घंटा। और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं ऑडियंस में बैठ के देखूं, वो पूरा 1 घंटा वहां पर खड़े रहे। और जैसे ही मैं वहां, उनको कथक का ज्यादा नॉलेज नहीं था, बट उनको ये पता चल जाता था कि इसकी एंट्री है, इसकी एग्जिट है। तो जैसे ही मैं अंदर जाती थी, पापा बोतल खोल के ले, एक सिप ले ले, वापिस एक सिप लेके, थोड़ी एनर्जी आती, वापिस ऑडियंस में देख के, गुरु जी को देख के वापिस बूस्ट हो जाती थी, वापिस पूरी एक जो ताल अंग वो कंप्लीट करके वापिस अंदर जाती, ऐसे पूरा मैंने। तो हम बोलते हैं कि मैंने कल के कलाकार का ये अवार्ड अचीव किया, ये किया, बट हम कुछ नहीं है, हमें सपोर्ट करने वाले इतने लोग होते हैं।
गुरु जी जैसे हमारे मार्गदर्शक होते हैं, तब जाके हम कुछ थोड़ा सा अचीव कर पाते हैं। तो ये किया था। उसके बाद जब मेरा कंप्लीट हुआ तो जब मैं ऑडियंस में उतर के गई, गुरु जी को ही पहले पूछने गई कि गुरु जी कैसा रहा, आप मुझे बताइए। तो तब गुरु जी के साथ वो जो रानी साहिबा थे वो खड़े थे और उन्होंने मुझे बोला, मैंने फिर गुरु जी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये रानी साहिबा है। तो उनको मैंने पाव छू और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया, बट आप सही में लकी हो कि आप धर्मसिंह भाई शाह के स्टूडेंट हो। तो वो चीज आज भी मुझे याद है कि गुरु जी की रिस्पेक्ट कितने लोग, कितने बड़े बड़े लोग कितने अच्छे से दिल से करते हैं। और उन्होंने इनवाइट भी किया था कि आप मेरे घर पे आओ, सब आप मेरे मेहमान बनो, ऐसे इनवाइट भी किया था रानी साहबा ने। तो ये चीज मुझे आज भी याद आती है और मुझे एनर्जी फील करवाती है। हाँ, पापा ने, मेरे पापा है, उन्होंने लिखा अभी कि उनका नाम उमाबा था। हाँ, तो मैं भूल गई थी, बट पापा को अभी भी याद है कि जो रानी साहिबा है उनका नाम उमाबा था और उन्होंने हमें इनवाइट किया था गुरु जी के साथ कि गुरु जी आप आइए हमारे घर पे और आशीर्वाद दीजिए। और सही में लकी फील इसलिए हम करते हैं कि गुरु जी हमारे गुरु है। और ये थी कल के कलाकार की बातें। जैसे मतलब सिटी यूथ फेस्टिवल होता है, यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल होते हैं, तो हम देखते थे कि बहुत सारे हमारे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो लोग ड्रामा में और इसमें बहुत आगे अच्छे से नंबर्स लाके उन्होंने किया हुआ है। तो उनको भी हम देखते थे, बट कथक के लिए पूरा शुरू करना, कोई हमारे में से घर में से कोई कथक के लिए ऐसे गया नहीं था यूथ फेस्टिवल में। तो मैं फर्स्ट थी जब मुझे ये मौका मिला। हमारे जो सर पीपी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, उसमें हमारे जो शैलेश भाई मेहता करके प्रोफेसर है, उन्होंने मुझे बोला कि प्रतिभा तो कुछ कथक करती है ना, तो यूथ फेस्टिवल में ये भी एक कंपटीशन होती है जिसमें कथक की कंपटीशन होती है, तो तू सीखती है तो तू कर ले। मैंने बोला ऐसे कैसे कर लूँ, मुझे पता नहीं है कि कैसे होता है कंपटीशन, क्या होती है। फर्स्ट टाइम कथक की यूथ फेस्टिवल के बारे में सुना था। तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि मैं, मुझे पता नहीं पर मैं गुरु जी को पूछ लेती हूँ। फिर मैंने गुरु जी को पूछा और हमारे यहाँ ऐसा था कि इशारत जब तक नहीं होती आपको कहीं कंपटीशन में नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग अच्छे से, क्योंकि वो सही था क्योंकि आप उतने केपेबल ही नहीं होते थे कि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए फिर गुरुजी मना करते थे कि विशारद कंप्लीट करके जो भी कंपटीशन में जाना है आप जाओ, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। तो मैं थोड़ा डर रही थी कि गुरुजी को पूछूं कि नहीं पूछूं, बट हमारे जो प्रोफेसर है शैलेश भाई मेहता, उन्होंने बोला कि नहीं आप पूछो तो सही। तो फिर मैंने पूछा गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे मुझे कॉलेज में से बोला है कि आप पार्टिसिपेट करो, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि देखो ऐसा है कि वैसे तो मैं अलाउ नहीं करता हूँ, और क्योंकि आप भी अभी विशारद नहीं हुए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद प्रिपेयर नहीं हो। बट आप अगर मेहनत करोगे और अच्छे से जैसे बताया जाए वैसे प्रिपरेशन करोगे और फिर प्रिपेयर होके जाओगे तो शायद कुछ हो पाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे मना नहीं किया और मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने सही में तब पार्टिसिपेट भी किया था यूथ फेस्टिवल में। और ये फर्स्ट इंसिडेंट था। फिर बाद में मैंने जब मैं कॉलेज में थी तब पार्टिसिपेट करती रहती थी, नंबर्स आते थे। और फिर आप भी पार्टिसिपेट करते थे, आप ऑलवेज फर्स्ट आते थे। और फिर हम दोनों ने मोनो एक्टिंग ड्रामा सब में पार्टिसिपेट किया था। तो यही बात है कि गुरुजी ऐसे नहीं सोचते कि नहीं मेरा जो रूल है वो कोई तोड़ नहीं सकता। उनको लगा कि हाँ ये लड़की कुछ कैपेबल है, तो उसको मैं थोड़ा सा मौका देके देखूं। फिर वो हमारे ऊपर है कि हम गुरुजी को कैसे मतलब सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ आपने मुझे मौका दिया है तो मैं उसमें खरी उतरू कि नहीं। तो हमें फिर वो ज्यादा वो अंदर से फील होता है कि नहीं, अगर गुरुजी ने इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये मौका दिया है तो हमें डबल ये मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ, यानी कि गुरुजी ने इतना विश्वास रखा है तो हमें और अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, और अच्छे से। और जितना भी जो जो भी गुरुजी बता है
उतना अगर हम अच्छे से ध्यान से कर पाए ना, तो सही में हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके यूथ फेस्टिवल के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी कि आप कोई अपना यूथ फेस्टिवल के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करो। यस, डेफिनेटली। प्रतिभा, मैं एक और भी उसके साथ बात जोड़ना चाहूंगी कि गुरुजी का कैसा था कि आपने जैसे बोला कि आप में अगर उन्होंने कुछ देखा है तो आपको वो फ्रेम में वो क्लोज कर देंगे, वैसा नहीं। अगर फ्रेम के बाहर जाके भी कुछ करना होगा ना, तो वो इतने अपडेटेड थे कि वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे और आपको भी वो करने के लिए वो फ्रीडम दे देते थे। तो और कैसा था कि अगर मैं वो भी बात बताऊंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, तो अगर उस स्टूडेंट्स में कोई ऐसा है कि उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, किसी को ऐसा है कि वो अच्छी से मेहनत करके अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, लेकिन वो दोनों लोगों को ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप थोड़ा वीक हो, आप थोड़ा अच्छे से आप अच्छा कर रहे हो। वो कभी नहीं बोलेंगे आपको, वो हमेशा यही बोलेंगे कि आपको भी मेहनत करने की जरूरत है, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। जिसको हाँ, जिसको भी जो भी मोटिवेशन की जब भी जरूरत होती थी तो वो मोटिवेशन जरूर देते थे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं बोल देते थे कि आप परफेक्ट हो, राइट। राइट, आप अच्छा कर रहे हो, आप परफेक्ट हो, आप बेस्ट हो, कभी भी नहीं। क्योंकि वो एक गुरुजी की एक स्टोरी भी वो सुनाते थे कि अगर आपको एक वो एक कुम्हार था, वो स्टोरी उन्होंने बताई थी कि एक कुम्हार था, वो अपने बेटे को वो सिखाते थे अपने साथ रखकर, और वो कुम्हार वो स्कल्पचर सब बनाता था, मूर्ति बनाता था, और वो अपने पूरे नगर में बहुत फेमस था कि उसके जैसी मूर्ति कोई बना ही नहीं सकता था। उसको जैसे भी हार्ड से हार्ड आप चीज बोल दो तो वो मूर्ति अच्छे से बना लेता था। गुरुजी ने वो हमें एक बात स्टोरी बताई थी, याद है तुम्हें? फिर वो इतना फेमस हो गया था, इतना फेमस हो गया था, फिर उसका लड़की को भी उसने वही हुनर सिखा दिया। फिर वो कभी भी अपने बेटे को भी वही सिखाता था, तो वो बेटा फिर वो तो उसकी एज जैसे ढलने लगी थी, तो वो बेटे को भी वो अपना विरासत देने वाला था, तो वो बेटे को भी वो सिखाया था। तो बेटा भी वैसे ही, वो उसके भी चर्चे गांव में, फिर बाजू वाले गांव में, फिर आगे आगे सब जगह उसके भी चर्चे होने लगे और वो भी फेमस होने लगा। लेकिन सभी लोग आके उस बेटे को ऐसा बोलते थे कि तेरी तू जो मूर्तियां बनाता है ना, वो तू अपने पिताजी से भी ज्यादा अच्छी बनाता है। और वो जब वही मूर्ति अपने पिताजी को दिखाता था, तो वो पिताजी ऐसे बोलते थे कि नहीं नहीं बेटा, अभी इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें ये भी वेरिएशन आ सकते हैं। तो वो गुरुजी हमें सिखाते थे। तो फिर वो बेटे को ऐसा लगता था कि ये मुझे सब लोग इतना मेरा ये अप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ही क्यों मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो बहुत सारी बार गया, पिताजी को दिखाई, पिताजी फिर भी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते थे। फिर भी वो एक बार तो वो तंग आ गया। फिर उसने बोला कि पिताजी, ये मूर्तियां है ना, वो यहाँ के राजा को भी बहुत अच्छी लगी है, उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया है कि आप बेस्ट मूर्तिकार हो, आपको ये पारितोषिक भी मिला है, और आप मेरी इसी मूर्ति में से इतने नुक्स निकाल रहे हो। आपको क्या, मुझे मैं अच्छा से करता हूँ वो अच्छा सा मेरा अप्रिसिएशन करना अच्छा नहीं लगता कि हाँ बेटा तूने मूर्ति अच्छी बनाई है? तो पिताजी ने बोला कि अगर मैं तुझे अप्रिसिएशन दे दूंगा कि हाँ तूने मूर्ति अच्छी बनाई है, तो इससे अच्छी मूर्ति नहीं बना पाएगा। वैसे ही गुरुजी हमें वो स्टोरी सिखाते सुनाते थे बार बार, और बोलते थे अगर मैं बोल दूंगा ना तुम्हें कि तुम अच्छा कर पा रही हो, तुम्हारा फुटवर्क अच्छा जा रहा है, तुम्हारा एक्सप्रेशन अच्छा जा रहा है, तुम्हारे हाथ अंग सब बहुत बढ़िया हो रहे हैं, तो आप उससे आगे नहीं सीख पाओगे। तो जब कंपटीशन की भी बात आती थी, तब भी वो ऐसे ही बोलते थे कि आपको और परफेक्शन की जरूरत है, आप और अच्छा कर पाओगे, तभी आपके अंदर जो हार्डवर्क का जो वो होता है ना, वो निखर के आएगा। कहीं ना कहीं कुछ वैक्यूम तो होना चाहिए ना, कुछ बाहर आने के लिए। तो वो वैक्यूम भी कब क्रिएट करना है वो भी वो जानते थे, और कब आपको वो फुलफिलमेंट देना है। जब आप किसी कंपटीशन में, जैसे मैं एक कंपटीशन में थी, मैं सिटी यूथ फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम में पार्टिसिपेट करने वाली थी, तब उन्होंने मुझे बोला था, मैं बहुत नर्वस थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं इसके लायक नहीं और मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं गुरुजी के पास फिर गई, मेरी सब प्रैक्टिस भी हो गई थी, रियाज भी हो गया था, सब चीज मतलब फाइनल थी कि अभी परफॉर्मेंस के लिए एक दो दिन ही बाकी थे। तो मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी को मैंने बोला कि
अब मैं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर मैं थोड़ा सा और कुछ कर पाती, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो तब गुरुजी मुझे इतना मोटिवेट करते थे कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम करो, जाके आओ, और तुम कर सकती हो। मतलब जब मोटिवेशन की क्या कब जरूरत है, कब आपको क्या बोलना है, वो सब वो आपको कब मोटिवेट करना है, कब परफेक्शन की ओर ले जाना है, कब हार्डवर्क की ओर ले जाना है, और कब आपको बोलना है कि नहीं नहीं अभी तो इतने नहीं है और भी आगे जा सकते हैं, वो भी वो जानते थे। जब आप नंबर लेके आते थे तो बोलते थे हाँ तू इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, तो आपको फिर वो आगे बढ़ने के लिए वो पुश भी दे देते थे। वो दे देते थे कि हाँ तू इससे भी आगे जाना है, अभी और भी है कंपटीशन, यही सिर्फ नहीं है, इसमें तू फर्स्ट आगे इतना नहीं करना है, और भी करना है। सही है। फिर वो अगर मैं वो जब मैं उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया, तब वो जाकर मुझे मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा। और नीपा दीदी थे, जिगर भैया भी साथ में आए थे, गोपाबेन थे, प्रेमचंद भैया थे, और कर्मवीर भैया थे, सब मेरे साथ आए थे। उस परफॉर्मेंस में मेरा फर्स्ट आया था। फिर गुरुजी ने बोला कि इससे भी अच्छा कर सकते हैं। फिर ये गुजरात स्टेट में गए थे, गुजरात स्टेट में भी मेरा सेकंड आया था, तब भी वही उन्होंने बोला था सब। मैं परफॉर्मेंस के टाइम जब भी नर्वस होती थी तो पहले उनसे पूछने जाती थी कि ये हो नहीं सकता, ऐसा लग रहा है। फिर वो मोटिवेट कर देते थे तो परफॉर्मेंस अच्छा जाता था। और जब हमारा रियाज खराब होता था और हम डिमोरलाइज होते थे ना, तो वो जरूर बोलते थे कि जो परफॉर्मेंस में रियाज खराब होता है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा ही जाता है, क्योंकि तुम परफॉर्मेंस के टाइम कॉन्शियस हो जाते हो कि परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। अगर आपका रियाज बहुत अच्छा है तो परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो भी वो बोल देते थे, हर बार कंपटीशन में हो या तो एनुअल फंक्शन में हो या तो कोई भी परफॉर्मेंस हो। राइट। राइट राइट राइट। यस। और जैसे हमने बहुत अच्छे से हमको गुरुजी ने सिखाया है, समझाया है। और अभी मैं एक चीज आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी दर्शना, कि आप है ना हमारे जितने भी सीनियर्स जिन्होंने हमें सिखाया है उनको नाम लेके हम याद करना चाहेंगे दिल से, कि इन दीदी और भैया के पास से हमने सीखा है। तो आप प्लीज शेयर कीजिए उनके नाम, क्योंकि हम सही में अपने आप को लकी मानते हैं कि हम उन सब के पास भी कुछ ना कुछ सीख पाए हैं। तो आप प्लीज बताइए कि कला क्षेत्र संस्था में हमें और लोगों ने भी जो सिखाया है वो लोग कौन है। देखो एक्चुअली में तो कला क्षेत्र में हम जब भी एडमिशन लेते हैं ना, तब हम जब वो घुंघरू बांधने वाली साइड में बैठते हैं ना, तो सामने जो भी होते हैं ना, हम सबसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। राइट राइट। राइट। तो और स्टेज पे जो भी बैठते हैं, जैसे गुरुजी थे, फिर प्रेमचंद भैया थे, नीपा दीदी थी, जिगर भाई थे, जो भी स्टेज पे होते थे, वो लोग तो कुछ ना कुछ हमें बताते ही थे कि आपका ये भी अच्छा है और ये कर सकते हो। और हमारा तो जब वो शिक्षा विशारद का जिनका भी वो ईयर होता था, वो हमें सिखाने आते थे, वो भी बहुत मजा आता था। जैसे वैसा लगता था कि चलो गुरुजी ने किसी को भेजा है हमको अच्छे से कुछ सिखाने के लिए। तो गुरुजी वो शिक्षा विशारद वालों को जो भी पाठ देते थे, तो उनमें मुझे याद है कि हिनाबेन मेहता, फिर रीटा दीदी, जिगर भाई, जिग्ना दीक्षित, फिर नीता दीदी, अर्चिता दीदी, नेहा बेन, फिर माधवी बेन, उर्वशी बेन, इन सबके शिक्षा विशारद के पाठ हमारे कहीं ना कहीं कुछ तोड़ों में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है इन सब से। बहुत सारे सीनियर्स थे भी हमारे साथ जिन्होंने कुछ ना कुछ हमें सिखाया है। अगर एक्टिवली कुछ नहीं सिखाया, पैसिवली हमने उन्होंने उनसे ही कुछ ना कुछ सीखा है। जी जी जी। राइट। जैसे हम सुबह बैठते थे, ये तत्कार में जैसे अंग करते हैं, तो भी हम उनके अंग देख देख के कुछ ना कुछ सीखे ही है। तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सीनियरों से भी बहुत सारी चीजें सीखे हैं। और गुरुजी बोलते थे कि आपको यहाँ पे घुंघरू बांधने के लिए नहीं बैठाया, घुंघरू बांधना है सिर्फ तो बाहर जाके बांध सकते हो, लेकिन घुंघरू अगर यहाँ पे बैठ के बांधना है तो देखना भी शुरू रखो, यहाँ पे भी सीनियर्स करते हैं। और गुरुजी इंटेंशनली हमें सीनियर्स की लाइन के पीछे भी खड़े रह के कराते थे, तो आप कुछ ना कुछ अंग
ऐसे ही सीख सकते हो। तो गुरुजी की वो ये स्ट्रेटेजी थी कि आप सीनियरों से कैसे सीख सकते हो, कैसे उनके साथ मतलब एक टीम वर्क सिर्फ हमारे मध्यमा पूर्ण में अगर हम एग्जाम देने वाले हैं तो सिर्फ उनके ही साथ हमारा कोऑर्डिनेशन था, ऐसा नहीं था, हमारी पूरी टीम ही थी। जैसे सीनियर्स के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, हमारे जूनियर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। जैसे पढ़न करने के लिए हम बैठते हैं तो तब भी मुझे याद है कि हिना दीदी हमारे सामने ऐसे ऐसे करती थी, फिर अगर खाली छोड़नी है तो खाली करते थे। हिना दीदी के साथ हमने बहुत ज्यादा टाइम बिताया है। दोपहर को हिना दीदी सिखाने आती थी तो हम पहले से ही उनको खींच के बिठा देते थे कि अभी हमारा बारी है हिना दीदी के साथ। तो उनके पार्ट मुझे बहुत ज्यादा याद है क्योंकि वो बड़े होने के बाद उनके शिक्षा विशारद के टाइम पे हम थे। तो दीदी का नेचर भी इतना सॉफ्ट था, उनको देखते ही पता नहीं हमें ऐसा लगता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बट वो ऐसे प्यार से हमें सिखाते थे ना, तो पूरी बातें अंदर से लिखाती थी। और इवन नीपा दीदी हमें बहुत अच्छे से गाइड करते थे, विशारद तक उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है कि आप ये करो, ये ऐसे करो, उसको ऐसे कर सकते हो। इवन हमारे विशारद के कॉस्ट्यूम के कलर और उसकी पैटर्न डिजाइनिंग के लिए भी हम नीपा दीदी हमारे साथ आए थे परचेज करने यस, के लिए, या तो फैशन डिजाइनर के पास हमें लेके गए थे कि आप इससे यस, सिलवाओ, ये आपको बहुत अच्छे से विशारद के कॉस्ट्यूम सिल के देंगे। तो उसमें भी हमारे साथ वो हर जगह आए थे। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमें इतना अच्छे से सब लोग गाइड करते थे। तो ये सही में आपने बहुत अच्छे से नाम लिया सबका, और सभी को हम अपनी तरफ से थैंक यू कहेंगे कि आप लोगों की वजह से हमने बहुत अच्छे से कुछ सीख पाया है। और इवन मैं जब हमारा कथक का मतलब मैं शुरू किया ना, तब आई थिंक ऐसा था कुछ कि मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी, आप फोर्थ स्टैंडर्ड में, और हमारे स्कूल का टाइमिंग कुछ अलग था। तो आप दोपहर की बैच में जाते थे और मैं कुछ सुबह की बैच में जाती थी। यस, तो सुबह की बैच में ओनली मैं एक ऐसी लड़की थी जो एकदम छोटी एज की थी, बाकी सब सीनियर। सुबह में सीनियर्स आते थे और बहुत मतलब विशारद और विशारद प्रथम पूर्ण वाले लोग थे। तो मैं मतलब अकेली ऐसी थी कि जो मतलब तत्कार और पूजन के स्टेप करती थी। तो मुझे पता है, मुझे आज भी याद है कि मैं जो पीछे की जो विंडो थी ना, उसमें गुरुजी जैसे मुझे स्टेप सिखाते थे वो मैं करके प्रैक्टिस करके फिर बैठ जाती थी ऐसे विंडो में, और फिर देखती थी। और तब आई थिंक तुषार भाई, पूर्वी दीदी, वो सब अपना रियाज करते थे, और मैं वाह क्या चक्कर लेते ये लोग, वाह क्या ऐसे सम दे देते थे। तो उनको बैठ के ऐसे देखती ही रहती थी और सोचती रहती थी ऐसा मैं पता नहीं कब पढ़ूंगी। और इवन वो लोग फिर कंप्लीट करके, उनको भी पता था कि पीछे एक छोटी सी लड़की बैठी है, वो हमें देख रही है। तो वो मेरे पास आते थे, आज भी मुझे याद है, तुषार भाई मेरे पास आते थे और बोलते थे क्या देख रही थी, कैसा लगा, कुछ सीखा कि नहीं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके। मुझे वो बहुत प्यार से अच्छे से सिखाते थे। उनको याद है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं सब सीनियर्स को देखती थी और बहुत अच्छे से ऐसे सोचती रहती थी, पता नहीं ऐसे मैं कब करूंगी। तो सही में सीनियर्स का प्यार भी इतना हमें मिला है, और ये सभी चीजें तभी हुई है जब गुरुजी ने पूरा बॉन्डिंग वहां पर पूरा क्रिएट किया है कि आपका ये घर है, बड़े हैं उनको छोटों का ख्याल रखना है, छोटे हैं उनको बड़े को रिस्पेक्ट देना है, और अच्छे से ये आप सब कुछ कर सकते हैं। और अभी क्योंकि 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, और आप सबको मैं बता दूं कि आप जैसे सब लोग जानते हैं कि कभी दो बहनें मिलती है तो उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। और हम तो ऐसे लकी है कि हम गुरुजी के साथ पूरा साथ में, हमने दोनों, हम कथक पार्टनर है, मैं और मेरी बहन। तो हम दोनों ने पूरा कथक का जर्नी साथ में ही बिताया है। तो अभी हमने शायद 10 to 20% ही आप सबके साथ शेयर किया है, इतनी बहुत सारी बातें जो शायद अभी हम कर ही नहीं पाएंगे। बट थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू दर्शना बेन लश्करी कि आप आज आए और हमारे साथ शेयर की इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ। ये पूरा आज का एपिसोड हमारे साथ शेयर किया, हमें अच्छे से समझाया। और थैंक यू हिना दीदी, आज बहुत अच्छे से आपने हमें कमेंट करके इतना मोटिवेट किया है। थैंक यू हिना दीदी आपको भी कि आप अच्छे से, और हर बार जैसे मनीषा दीदी, हिना दीदी, जिगर भाई, ये
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट मैं नीचे पढ़ती रहती हूँ और अच्छे से वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहते हैं, अच्छे से कमेंट करके बताते हैं कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आपका काम कैसा है। तो आप सभी को खूब खूब धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू दर्शना सो मच कि आप आए और हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच प्रतिभा। और अपने आप को सही में मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि गुरु जी की बात करने का ऐसा मौका मिला आज के दिन जब ये न्यू ईयर का है। और जो भी लोग जुड़े हैं उनका भी मैं हार्दिक आभार मानती हूँ कि उन लोगों ने हमें रियली अच्छे से सुना, हमारा साथ दिया और ये जर्नी की बातें को शेयर करने का मौका दिया, और कमेंट से अपने आप को हमारे साथ जोड़ा और हमें मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। गुरु जी की बातें ऐसी है, इतनी है कि हम लोग अगर बातें करने बैठेंगे ना तो दिन भर निकल जाएगा। 1 घंटा तो बहुत कम लगता है। शुरू में ऐसा लगा था कि 1 घंटे तक हम क्या बोलेंगे प्रतिभा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कम हम बोल पाए। तो आप सबने हमें सुना और हमारे साथ शेयर किया, और भी बातें हम शेयर कर पाएंगे कभी ना कभी। तो वैसा सोच के अभी हम आप सबको हैप्पी दीपावली और दीपावली की हार्दिक शुभकामना, न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामना देते हैं। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। तो सही है कि ये मतलब आज का एपिसोड पता नहीं, हमने कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या क्या बोल पाएंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी होती है और जब दो बहनें बात करने बैठती है तो आप सबको पता है कि उसके पास तो इतनी छोटी से लेके बड़ी बातें होती है। और आज हमें पूरा गुरुजी के बारे में बात करनी थी, जो हम बार बार वैसे भी मिलते हैं या फोन पे भी बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आज गुरुजी के बारे में बात करनी थी, तो हम कुछ अपने हिसाब से शेयर कर पाए हैं आज। तो उसके लिए अगर आप सबको कुछ मतलब ऐसा लगा हो कि हमने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं आप सबको माफी मांगूंगी। और हमने जो भी बोला आज दिल से बोला है कि हम क्या फील करते, कैसे हमने पूरा जर्नी पूरा शुरू किया था और कैसे हमने पूरा वो समय बिताया था। तो जीजा जी भी आज आए हैं तो उनको भी मैं थैंक यू कहूंगी कि थैंक यू जीजा जी, आप आए और हमें अच्छे से मोटिवेट किया। और आप सभी को थैंक यू कि आप साथ सब लोग हर बार आते हैं, जुड़ते हैं एपिसोड में, मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई विश कि ये 2020 जैसा भी गया हो, बट अभी जो हमारा नया साल आया है हिंदू नव वर्ष 2077 सॉरी। सो ये जो नया साल हमारा हिंदू वर्ष आया है वो सभी के जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आए, और सभी को ये नया साल बहुत ही मुबारक हो। थैंक यू सो मच। नया साल खुशियों से भरा रहे, आप एंजॉय करते रहे और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव।